तो लास्ट क्लास हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीख गए थे। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मतलब नर्स्ट इक्वेशन जो है ना, ये एक लीक टॉपिक है। लीक टॉपिक दैट मीन्स कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स बेसिकली बोर्ड एग्जाम में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। कहीं ना कहीं एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड डाल ही दिया जाता है पूरे क्वेश्चन पेपर में। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा अच्छे से पढ़ लेंगे। आपको एक फार्मूला मिलता है, जो फार्मूला होता है कुछ इस तरह का। कौन सा? तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। वैसे तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करने थोड़ी जाएंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो फॉर्मूला वैसे तो आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, लेकिन फिर भी डेरिवेशन वगैरह कहाँ से आया, कैसे आया, एक बार देख लेना, ज़्यादा बेटर होगा। कभी कभी क्वेश्चन में जो मेंस वाला एडवांस वाला लोग जो होता है, उसका सेटर कभी कभी डेरिवेशन के बीच में से क्वेश्चन उठा कर दे देता है। इस वजह से जानना जरूरी है आपके लिए। देखिए, नर्स्ट इक्वेशन जो है, हम लोग हेडिंग देंगे नर्स्ट इक्वेशन। और नर्स्ट इक्वेशन दैट मीन्स कि सेल पोटेंशियल पर किसके किसके इफेक्ट के बारे में होगा। तो ये होगा तुम्हारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड concentration on cell potential। क्योंकि लास्ट क्लास जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाबू, तो लास्ट क्लास वाले में क्या था कि वहां हमको टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का वैल्यू जो था वो फिक्स लेना था। मतलब एक तरह से लेना ही नहीं था, क्योंकि वो एसटीपी पर था, वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल था ना। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दैट मीन्स की कैलकुलेशन ऑन एसटीपी, तो एसटीपी पर कैलकुलेशन था, तो फिक्स था कि टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन था, और जो कंसंट्रेशन था वो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 m लेकर हम लोग चलते हैं, 1 मोल पर लीटर मोलैरिटी के टर्म में। ठीक है, तो वो फिक्स था। लेकिन यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन चेंज करेगा और टेम्परेचर भी चेंज करेगा। हालांकि टेम्परेचर यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो फिक्स है, एनटीपी है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर है 298 केल्विन। ठीक है, जरा देखा जाए इक्वेशन को, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, इसमें टेम्परेचर का वैसे भी आपको कोई यूज तो नजर आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में टेम्परेचर का यूज होता है। वो कहाँ होता है, डेरिवेशन में क्लियर हो जाएगा। कंसंट्रेशन का यूज है यहाँ पर, तो वहाँ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में कंसंट्रेशन हम लोग डायरेक्ट 1 m ले लेते हैं, लेकिन इस केस में कंसंट्रेशन हमारा कम ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बेसिकली 1 m से कम रहता है। देखो, जैसे सपोज लेट अस कंसिडर कि n फैराडे ऑफ चार्ज, n फैराडे ऑफ चार्ज इज passing through cell having potential E। ठीक है, सपोज कि सेल से कितना चार्ज पास हो रहा, n फैराडे। सर फैराडे क्यों लें? फैराडे चार्ज का यूनिट है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है ना। चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग लेते हैं ना, तो उसको 1 फैराडे बोला जाता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 96,500 कूलम्ब। ठीक है, 96,500 कूलम्ब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एंड 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फैराडे बोला जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये होता है ना। जब आप इसको 1 मोल के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कि 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये सिमिलरली इक्वल टू आता है 96,500 कूलम्ब। ठीक है, और ये जो 96,500 कूलम्ब है, इसको कंसिडर किया जाता है इज इक्वल टू 1 फैराडे, बिकॉज ये जो कैलकुलेशन था इट वाज डन बाय माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे के नाम पर यूनिट दे देते हैं हम लोग 1 फैराडे। ठीक है,
तो सपोज कि सेल से n फराडे चार्ज पास हुआ और n फराडे चार्ज पास हुआ, जिस सेल का पोटेंशियल कितना है, E है। वैसे हम लोग सेल के पोटेंशियल को सिर्फ E नहीं लिखेंगे, हम लोग सेल के पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, E सेल लिखेंगे। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को E नोट सेल लिखे थे ना हम लोग लास्ट क्लास, अरे बोलो। तो ऐसे नॉर्मल जो सेल पोटेंशियल होगा अदर देन स्टैंडर्ड, उसको हम लोग E सेल लिखेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक फार्मूला हम लोग को मिलता है वर्क का। वर्क इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, होता है कि नहीं। W इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, या आपको इलेक्ट्रोस्टेट या जो अभी करंट वगैरह चल रहा है उसमें मिला भी होगा, ठीक है। तो अगर W इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है बाबू, तो W इक्वल टू चार्ज हमारे पास क्या है, n फराडे, तो हम ले लेंगे NF, ठीक है। और पोटेंशियल कितना है, तो हैविंग पोटेंशियल E, तो हम लोग पोटेंशियल ले लेंगे E, और E में चलो हम यहाँ लगा देते सेल, क्योंकि हम लोग सेल के पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक बात समझना, एक बात हमको बताओ, तुम ही बताओ कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उस गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, बोलिए। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। पढ़े थे ना हम लोग कि वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में वर्क डन बाय द सिस्टम होगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसको बोलते हैं ना जो खुद ब खुद हो रहा, तो सेल खुद वर्क कर रहा ना, तो हम लोग वर्क थोड़ी कर रहे हैं, सेल खुद वर्क करके हमको पोटेंशियल दे रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया ना। आप थर्मोडायनेमिक में यहाँ थोड़ा थर्मोडायनेमिक का कंसेप्ट लगेगा, ये थोड़ा सा ऊपर का चीज है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर बस देखते रहिए, यकीन मानिए क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप थर्मोडायनेमिक में स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़े हुए हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जनरली वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो आप बताइए कि W का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है कि निगेटिव लिया जाता है ध्यान में। W का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं कि निगेटिव लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम में W का वैल्यू निगेटिव लेते हैं, और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम करना होता है तो हम लोग को वर्क करना होता है, तो एनर्जी उसको देना पड़ता है, तो उस सिस्टम के लिए W का वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में वो सिस्टम खुद वर्क कर रहा, तो खुद वर्क कर रहा तो उसका एनर्जी लॉस हो रहा ना, ठीक है। तो वर्क करने में जितना एनर्जी लॉस हो रहा उतना वैल्यू क्या कर देते, वहां से माइनस कर देते। इस वजह से वर्क डन बाय द सिस्टम में W का वैल्यू क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। देखो ये सब बात हम लोग पीछे थर्मोडायनेमिक में किए हुए हैं, लेकिन बात ऐसा है कि थर्मोडायनेमिक बड़ा प्योर सा फिजिकल केमिस्ट्री था, उसको भूलते थोड़ा समय नहीं लगता है, तो हमको लगता है कि तुम लोग के दिमाग से थोड़ा थोड़ा उतर गया, ठीक है। क्योंकि थर्मोडायनामिक ही हमको लगता है ना 11th क्लास में इकलौता चैप्टर है थर्मोडायनामिक जो प्योर फिजिकल है, उसमें जरा सा भी इनऑर्गेनिक का टच नहीं दिया गया है। बाकी में तो फिजिकल के साथ साथ इनऑर्गेनिक भी जाता है, बट थर्मोडायनामिक प्योर और प्योर फिजिकल है। और बाबू थर्मोडायनामिक तुम लोग को बड़ा अच्छा से पढ़ाए थे, चलो कोई बात नहीं। तो W इक्वल टू NF ई सेल हो गया हमारे पास, और एक्चुअल में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तो W इक्वल टू NF ई सेल नहीं लेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, W इक्वल टू माइनस NF ई सेल लेंगे, ठीक है। और वैसे भी खैर छोड़ो, W इक्वल टू माइनस NF ई सेल। अगर यहाँ माइनस से आपको कोई समस्या है तो आप इसको थोड़ा देर के लिए स्किप करके नेक्स्ट लाइन जो हम लिखने वाले हैं वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, तो अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी, देखो कहाँ कहाँ का कंसेप्ट आ रहा है इसमें बाबू। गिब्स फ्री एनर्जी के अकॉर्डिंग जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस it is equal to total useful work done of system। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो वैसे भी हम लोग ऐसे ही पहचानते थे कि डेल्टा जी का वैल्यू अगर निगेटिव आता था तो बोला जाता था कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो बोला जाता है कि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो गिब्स फ्री एनर्जी के अकॉर्डिंग जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, दैट मीन्स कि जो डेल्टा जी होता है वो टोटल यूजफुल वर्क डन के इक्वल होता है, मतलब वो वर्क डन के इक्वल होता है। तो हम डेल्टा जी इक्वल टू यहाँ पर ले लेंगे माइनस NF ई सेल।
ठीक है, क्योंकि W का वैल्यू हमारे पास माइनस NF ई सेल है और गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, थोड़ा जरूरत पड़ेगा हमको, कि एट STP डेल्टा G के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, तो जब STP लेंगे तो फिर डेल्टा G के जगह डेल्टा G नॉट लिख देंगे और माइनस NF ई सेल के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ई नॉट सेल। ठीक है, ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला है। गिब्स फ्री एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, वो कौन सा फॉर्मूला होता है? अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक लिख देते हैं। आपको ध्यान में रहे कि ये फॉर्मूला सब आखिर आ कहाँ से रहा है। ये फॉर्मूला तो याद होगा आपको, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक। ये फॉर्मूला की जगह हम लोग लिखे थे डेल्टा G इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस वगैरह सब पढ़े थे ना डेल्टा G में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक ये कैसा डेल्टा बना, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। ये एक फॉर्मूला होता है थर्मोडायनामिक का, गिब्स फ्री एनर्जी का। ठीक है, हम इस फॉर्मूला पर डेल्टा G के वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। कहाँ चल गया मिटाने वाला? इधर है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर डेल्टा G के वैल्यू को पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? डेल्टा G के जगह हम रख देंगे माइनस NF ई सेल, रखो माइनस NF ई सेल। आपको मन होगा तो लैंग्वेज वगैरह बना लीजिएगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा G इन इक्वेशन। इसको एक इक्वेशन ले लेंगे। अब मेरे पास थोड़ा स्पेस का कमी है, हमको और ज़्यादा जगह चाहिए। हम सोच रहे हैं बस समझा दे क्लियर एक जगह। ठीक है, तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नोट है, तो डेल्टा G की जगह माइनस NF ई सेल और डेल्टा G नोट की जगह हम क्या ले लेंगे, माइनस NF ई नॉट सेल। तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस NF ई नॉट सेल प्लस RT ln Q। ln Q को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग में। ln नेचुरल लॉग और Q क्या, रिएक्शन कॉशिएंट, इक्विलिब्रियम। ध्यान में आ रहा? रिएक्शन कॉशिएंट जो K के इक्वल होता है। K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान में आ रहा है? ये तो ध्यान में आ रहा होगा। Kc का वैल्यू निकालते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो Kc के इक्वल ही तो Q होता है रिएक्शन कॉशिएंट। देखो, हालांकि Kc से कम ज्यादा भी होता है, बट हम लोग एक फिक्स कंडीशन लेकर चल रहे हैं ना, तो यहां पर Q जो होगा Kc के इक्वल ही होगा। देखो, अब क्या करते हैं, बाय डिवाइडिंग फ्रॉम माइनस NF टू बोथ साइड, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड फ्रॉम माइनस NF, हम दोनों साइड माइनस NF से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान देना, अगर हम माइनस NF से डिवाइड करते हैं बाबू, तो यहां माइनस NF आएगा नीचे, तो माइनस NF कट जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, ए सेल इज इक्वल टू, यहां भी माइनस NF बाई माइनस NF कट जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए नॉट सेल मिलेगा ना। प्लस है तो माइनस NF यहां भी करना पड़ेगा, तो यहां डिवाइडेड बाई माइनस NF करेंगे तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हमको मिल जाएगा माइनस RT। एक काम करते हैं, या चलो यहां ले लेते हैं RT ln Q बाई NF। ठीक है, अब ये जो ln Q है, ln Q इज इक्वल टू लॉग बेस E Q एंड Q इज रिएक्शन कॉशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो Q है ना, दिस Q इज इक्वल टू Kc। ठीक है, कभी कभी आपको Kc कैलकुलेट करने के लिए भी दिया जाएगा, तो फॉर्मूला यहां से लेकर हमको चलना पड़ेगा। तो Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, और ये लॉग बेस E, अगर बेस E भी हटा देते हैं तो वो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, यहां हमको मिल गया E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT बाई NF। ln Q के जगह हम ले लिए लॉग बेस E, और Q के जगह डायरेक्ट हम क्या ले लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट। अब यहां के बाद हम R का वैल्यू लेंगे वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 0.083 लिया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ 0.083 नहीं लेंगे, एनर्जी का टर्म है ना, पोटेंशियल का बात हो रहा, तो एनर्जी के टर्म में 8.314 किलो जूल पर मोल हम लोग लेते थे, ध्यान में है ना। तो हम R का वैल्यू ले लेंगे 8.314, T का वैल्यू ले लेंगे 298 केल्विन, E का वैल्यू हम ले लेंगे 2.303, F का वैल्यू ले लेंगे 1 फराडे इज इक्वल टू, अभी थोड़ा देर पहले हम लिखे थे इधर 96,500 कूलम। एन को रहने देंगे, एन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बिकॉज एन जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, कितना गेन हुआ, इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को पोटेंशियल कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला इन सारे वैल्यू को जब यहां रखा जाएगा ना, तो बाई पुटिंग दिस वैल्यू डायरेक्ट हमको क्या मिलेगा, तो इन सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद वी गेट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, जब इन सबको रख के यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करेंगे ना, तो वही आता है 0.059 और नीचे आपका एन का एन रह जाएगा। आर, टी, एफ और ई, इन सारे वैल्यू को यहाँ रख के कैलकुलेट कर दिया गया, तो ये -0.059 आएगा लॉग ई, हट गया बिकॉज ई का वैल्यू ले लिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। नेचुरल लॉग को लॉग में बदलने के लिए वही ई का वैल्यू से हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं तो हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन यहां जो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट लिखा गया, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट हम लोग नहीं लेंगे, ये प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट की जगह हम लोग कुछ और लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन बाई रिडक्शन, ठीक है। अब वो ऑक्सीडेशन बाई रिडक्शन क्यों लिखेंगे, उसको लिखने के लिए हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, जो है नहीं मेरे पास, नहीं उतना नीचे हम झुक नहीं पाएंगे, ठीक है। हम लिख देते हैं हाँ, लेकिन उतना नीचे झुक नहीं पाएंगे हम, तो और हो भी नहीं पाएगा। तो आप एक काम कीजिए, अब इतना लिखिए पहले, कम से कम ये लिखिए ना, फिर हम बताते हैं। पोयम है और बढ़िया पोयम है। कौन सा बुक से? ये किसी बुक से नहीं है, इधर नहीं लिखा अभी। नोट कर लिए, आगे बढ़ा जाए। देखो, जैसे हम यहां पर एक सेल लेते हैं, जैसे सपोज कि हम एक सेल रिएक्शन लेते हैं बाबू, ठीक है। सेल रिएक्शन दैट मीन्स कि जैसे गैल्वेनिक सेल वाले सेल रिएक्शन को ही हम लोग ले लें। गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था, गैल्वेनिक सेल में Zn जो सॉलिड था ये कन्वर्ट हो रहा था किसमें, Zn2 प्लस एक्वस में, अरे हो रहा था ना, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। जो Cu2 प्लस एक्वस था, ये Cu2 प्लस एक्वस उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और किसमें कन्वर्ट हो रहा था, Cu सॉलिड में। मतलब ये जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन हो रहा था। अगर हम इस सेल को पूरा रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे Zn प्लस Cu2 प्लस, और इससे क्या बन रहा, तो सर इससे बन रहा Zn2 प्लस प्लस Cu। ये हमारे पास एक कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गया, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हम इसको लिखने वाले हैं, ठीक है। किसको लिखने वाले हैं, इस नोस्ट इक्वेशन को लिखने वाले हैं। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, Zn से जब आप Zn2 प्लस जा रहे हैं
तो आपको भी पता है कि क्या हो रहा, तो सर ऑक्सीडेशन हो रहा। Cu2+ से जब आप Cu तक जा रहे हैं देन आपको भी पता है कि सर यहां पर क्या हो रहा, तो यहां पर रिडक्शन हो रहा। देखिए हम लोग जब लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के साइड क्या है, ध्यान देना, प्रोडक्ट के साइड Zn2+ है और Cu है, रिएक्टेंट के साइड Zn है और Cu2+ है। ठीक है, हमको जो कंसंट्रेशन लेना है वो सिर्फ आयन का लेना है, हमको कंसंट्रेशन इस मेटल का नहीं लेना है, क्योंकि हमारा जो भी कंडक्टेंस होगा वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के मूवमेंट के कारण होगा। ठीक है ना, जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगा वो आयंस के मूवमेंट के कारण होगा। तो हमको जो यहाँ कंसंट्रेशन लेना है वो सिर्फ आयंस का लेना है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये जो सॉलिड मेटल आपको दिख रहा, बाय डिफॉल्ट हम लोग इसका कंसंट्रेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम इसका कंसंट्रेशन 1 ले लिए तो हमारे पास सिर्फ यही बचा प्रोडक्ट के साइड। तो प्रोडक्ट के साइड हमारे पास क्या बचा, प्रोडक्ट के साइड हमारे पास बचा Zn2+, और उस Zn2+ का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं क्या, ऑक्सीडेशन बाय रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के साइड हमारे पास क्या है, Zn और Cu2+। तो अगर Zn को हम 1 ले लिए, सिर्फ आयंस को लेना है, तो इसको 1 कंसीडर किए, तो ये क्या बच गया, Cu2+, और Cu2+ का क्या हो रहा, रिडक्शन। तो नीचे ले लिया गया कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। क्लियर हुआ? अरे कुछ बोलो। देखो अब अगर आपको कंसंट्रेशन की जगह इन आयंस को लिखना है तो आप इस सेल रिएक्शन के लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखिए। कैसे लिखे सर, बिल्कुल ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होके क्या बन रहा, Zn2+, हमको उसका कंसंट्रेशन लेना है, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा Cu2+ का, हमको उसका कंसंट्रेशन लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। सर एन क्या है ये तो बताइए बाबू। जो एन है ना, ये एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर पहले जो एन का वैल्यू लिख दें हम, ताकि तुमको एक बार में क्लियर हो जाए। एन का वैल्यू 2 है। सर ये एन का वैल्यू 2 कहां से आया, तो बाबू ये जो एन है ना, दिस एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो एक्सचेंज हो रहा, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एक्सचेंजेस, जितना इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एक्सचेंज हो रहा। तो क्लियर सी बात है ना कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा और उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को कॉपर गेन कर रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा ना, तो इनका वैल्यू क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। समझे बात को? अगर हमको ये सेल रिएक्शन, अगर हमको ये नॉस्ट इक्वेशन सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका ना। अगर हमको ये नॉस्ट इक्वेशन सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए लिखना हो, नॉस्ट इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो अगर हम सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए लिखते हैं तो बाबू ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या हो रहा, तो Zn सॉलिड से Zn2+ एक्वस बन रहा, यही ना हो रहा ऑक्सीडेशन में। ठीक है, अरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन यही ना है हमारे पास। ठीक है, तो जब हम इसके लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो हम सिर्फ ऑक्सीडेशन के लिए लिख रहे हैं तो हम ई सेल नहीं लिखेंगे, हम इनॉट सेल नहीं लिखेंगे, हम ई सेल के जगह क्या लिख देंगे, हम ई सेल के जगह लिख देंगे ई ऑक्सीडेशन। हम इनॉट सेल के जगह क्या लिखेंगे, इनॉट ऑक्सीडेशन। वेरी सिंपल, माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा, और इसका तो वैसे भी 1 ले लेना है ना, तो प्रोडक्ट में ऊपर Zn2+ रहेगा, नीचे Zn रहेगा, मतलब 1 रहेगा। तो हम डायरेक्ट यहां लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, इसका कंसंट्रेशन। समझ गए बात को? अब सपोज कि हमको नर्स्ट इक्वेशन फॉर रिडक्शन हाफ सेल लिखना है।
ओनली फॉर रिडक्शन हाफ सेल। तो रिडक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, Cu2+ से Cu बन रहा, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और Cu बन रहा सॉलिड, एक्वस से सॉलिड बन रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर ई ऑक्सीडेशन लिखे हैं, हम यहां क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन है, हम इसके जगह क्या लिखेंगे, ई नॉट रिडक्शन, क्लियर है, माइनस 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास Cu है जिसका वैल्यू हमको क्या लेना है, 1, ठीक है, क्योंकि हमको तो सिर्फ आयन का कंसंट्रेशन लेना है ना। तो नीचे में Cu2+ मतलब वो आयन जिसका क्या हो रहा, रिडक्शन, तो हो जाएगा नीचे 1 बाई रिडक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए हमारे पास ये नॉस्ट इक्वेशन हो गया, यूज कम पड़ेगा बिकॉज आपको कंप्लीट सेल के लिए ज़्यादातर मिलेगा। रिडक्शन हाफ सेल के लिए आपके पास ये हो गया, और ओवरऑल इंटायर सेल के लिए आपके पास ये हो गया। बस आपको यहाँ क्या करना है, प्रोडक्ट के जगह आपको ऑक्सीडेशन ले लेना है और रिएक्टेंट के जगह आपको क्या ले लेना है, रिडक्शन ले लेना है। थोड़ा सा लॉग के वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, लॉगरिथम का थोड़ा यूज होगा, तो लॉगरिथम में बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, लॉगरिथम में उतना ही यूज होगा जितना 11th में हम लोग किए हुए हैं। कहाँ पर, आयनिक इक्विलिब्रियम में। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको log 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू, लॉग का कुछ फार्मूला ये सब बताए थे ना, उतना में अपना काम हो जाएगा। अब अगर आप भूल गए हैं तो हम दोबारा बता देंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ, तो लिखिए आप पहले इतना। तो ये log का कुछ वैल्यू आपको याद रखना होगा, ठीक है। log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b, log a बाई बी का log a माइनस log b, log 10 टू दी पावर x का x log 10, और log 10 1 होता है, वो यहाँ भी लिखा, हम यहाँ भी लिख दें क्योंकि सीरियल वाइज लिख रहे थे। बाकी ये log 1 से लेकर 10 तक, इसको आप ध्यान में रखिएगा, तो न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आप लिखिए और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाते हैं, पहले कुछ इजी लेवल का बनाएंगे, फिर थोड़ा सा लेवल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे हम लोग। चलो कुछ क्वेश्चन बना लिया जाए, पेज तो उखड़ गया है बुक का। कोई बात नहीं, calculate potential of following cell
गिवन इनोड सेल इक्वल टू 0.34 वोल्ट, सॉरी 0.34 नहीं, सॉरी 3.17 वोल्ट। ठीक है, आपको ये सेल रिएक्शन दिया हुआ है, उस सेल रिएक्शन के बाद आपको इनोड सेल का वैल्यू दिया हुआ है और आपको इसमें नर्स्ट इक्वेशन लगाना है। ठीक है, चलिए नर्स्ट इक्वेशन लगाया जाए। कैसे लगाया जाए सर? तो ई सेल इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, आप देखिए, और इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आपको देंगे, आप बनाइएगा। ठीक है, हाँ, ई सेल इज इक्वल टू इनोड सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन में आयंस के साथ साथ उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, सारा वैल्यू गिवन है। तो इनोड सेल कितना गिवन है बाबू? 3.17 माइनस, देखो एक काम करो, 0.059 है ना, आप 0.059 को सहूलियत के लिए थोड़ा अप्रॉक्स में ले सकते हैं, 0.06 ले लीजिए। 59 को 6 तो ले ही सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो 0.059 के जगह 0.06 ले लें और n का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? 2। देखो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा और 2 सिल्वर मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। 1 सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर n का वैल्यू क्या हो गया? 2 लॉग ऑक्सीडेशन किसका हो रहा? ऑक्सीडेशन हो रहा, देखो मैग्नीशियम का हो रहा ना, मैग्नीशियम Mg से Mg2+ बना, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन का कंसंट्रेशन हो गया 0.25 m। m लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज m का मतलब भी कंसंट्रेशन होता है और ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। नीचे में हमको रिडक्शन का लिखना है, रिडक्शन किसका हो रहा है? Ag का। तो 0.001, लेकिन आपको एक काम यहाँ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा बाबू, जो थोड़ा ध्यान दे लीजिए, नहीं तो ये मिस्टेक अक्सर हो जाता बच्चों से। आपको यहाँ 0.001 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बताइए हमको? क्योंकि 2 Ag है। सही बात है। Kc का जब हम लोग वैल्यू लिखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाता था। ठीक है, तो इस वजह से जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल था वहां तो इसका कोई रोल नहीं था। इनोड कैलकुलेट करने में 2, 3, 4 कुछ भी लगा हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब Kc का वैल्यू हम लिख रहे हैं लॉग के साथ में, तो कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के पावर में उसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट चला जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं गया, बट Ag के आगे 2 है तो उसके कंसंट्रेशन के पावर में 2 चला जाएगा। क्लियर है ना? पक्का? देखिए 3.17 माइनस 0.03 ले ले इसको, और यहां हो गया हमारे पास क्या? तो लॉग, देखना ध्यान देना, 0.25 है, हम इसको लिखते हैं 25 इंटू 10⁻⁻², लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 0.001। भाई 0.001 जो है, ये जो 0.001 आपको दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते थे? 10⁻³ तो लिख सकते थे ना 001 को। तो अगर हम यहाँ डायरेक्ट मान लो कि हम 10⁻³ ही लिखे होते हैं तो हमको यहाँ 10⁻⁻6 मिल जाता। अब हमको मिल गया log A/B। वैल्यू छोटा छोटा होगा बट कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा। तो बाबू 3.17 माइनस 0.03 और log A मतलब 25 इंटू 10⁻⁻²। log A/B क्या है? log A माइनस log B। तो यहां हो गया हमारा माइनस log 10⁻⁻6। चलेगा? क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा आप, अब आपको 25 इंटू 10⁻⁻² मिला, मतलब फिर से आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया log A इंटू B। क्योंकि आप इतना बड़ा वैल्यू का कहाँ से लाएंगे? मतलब कोई बड़ा नहीं है, -2 तो छोटा है, तो अब इसका कहाँ से log लाएंगे? तो आप क्या करेंगे? आप फिर से इसको कर देंगे log A इंटू B। तो यहां पर हो गया 3.17 माइनस 0.03 log 25। तो log A इंटू B इक्वल टू क्या? log A प्लस log B है ना। तो यहां कर दो log A मतलब 25 प्लस log B मतलब 10⁻⁻²। और बाबू ये आपके पास यहाँ माइनस है और log 10⁻⁻6, log 10⁻x, देखो सारा फॉर्मूला एक ही बार यूज हो गया आज। log 10⁻x, तो x log 10, x आगे चला जाएगा, तो -6 आगे आके क्या हो गया? +6
तो +6 log 10। समझे बात को? अगर कंफ्यूजन हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ ब्रैकेट में लेकर सेपरेटली चलिए, बाद में ये सब वैल्यू लाएंगे ना उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी लॉग के साथ है, डायरेक्ट तो हम जोड़ नहीं सकते हैं। चलिए देखा जाए, 3.17 माइनस 0.03 लॉग, अब क्या है लॉग 25। अब लॉग 25 का वैल्यू कहाँ से लाएंगे सर? आप तो 1 से लेकर 10 तक ही लिखवाए थे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। हम पहला ही क्वेश्चन अच्छा ले लिए हैं, लॉग 5 का स्क्वायर और log 10 टू दी पावर -2 आगे आ गया, तो यहाँ क्या हो गया -2 log 10 और प्लस यहाँ 6 log 10। अब तो log 10 हटा भी सकते हैं, log 10 का वैल्यू 1 होता है, बात खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अब जरा इसको ले लें हम, अब इसको लेंगे तो क्या होगा 3.17 माइनस 0.03 log 5 टू दी पावर 2, फिर से हो गया log 10 टू दी पावर x log 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 5 होगा ना, माइनस 2 log 10 प्लस 6 log 10। देखिए अब 2 इंटू log 5, 3.17 माइनस 0.03 इंटू 2 log 5, 2 log 5 तो 2 इंटू log 5 कितना 0.7 प्लस 2 इंटू 0.7, साथ में यहां पर क्या आ गया -2 और प्लस साथ में यहां पर क्या आ गया +6। ठीक है, अब आप इसको निपटा लें, क्या करें इसको बोलो। 3.17 माइनस 0.03 प्लस कितना हो गया 1.4 माइनस -2 और +6 +4 प्लस 4, हाँ अच्छा 14 कर दिए थे। कहीं मिस्टेक हो रहा क्या? नहीं ना, देख लेना मल्टीप्लाई वगैरह में कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है ना, नहीं हुआ है, ठीक है। तो 3.17 माइनस 0.03 प्लस 5.4, ठीक है। पहले हमको इसको जोड़ना पड़ेगा ना, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -0.03 प्लस 5.4, 5 पॉइंट बहुत छोटा सा वैल्यू आ रहा है, -5.37, मतलब कि 8.14, 8 पॉइंट नहीं, और 3 and 1 4 and 1 5 5 3 8, 8.54 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। पहला ही क्वेश्चन में लॉग का हर चीज फॉलो हो गया, ठीक है, अच्छा है। लिखिए, क्लियर हुआ ना? एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, तो 0.03 इंटू 2 log 5, हाँ ठीक है। कहाँ प्लस है? अरे यार मिस्टेक हो गया, हम यहीं के जस्ट बात पूछे कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, पता नहीं क्यों अंदर से लग गया था कि लग रहा कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक साइन जो था वो मिस्टेक कर, हम यहीं के जस्ट बात पूछे थे कि कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, ठीक है। कर लोगे ना? कर लो, समझ गया ना? अरे यहाँ इंटू करना है, कहाँ? यहाँ पे
तो भाई एक काम करेंगे ना, फिर हम इधर का पूरा निपटा के अपना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी वो 0.03 के बाद है सब कुछ। लॉग का सारा वैल्यू को एक साथ पहले निपटा दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। लेकिन वैसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, लॉग का सारा वैल्यू है ना, ठीक तो है, 1.4 - 2 + 6 कर लेना, कर लोगे ना। मिटा दें इसको, हम एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। एक्चुअल में पहला ही क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लेंदी चला गया, इतना भी नहीं जाएगा जितना हम दे दिए, और जाएगा तो फिर डरना थोड़ी है, हो जाएगा ना। कितना आ रहा, 3.008, सही है। देखो, ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है और तुमको इसका ई सेल कैलकुलेट करना है, और बात यह है कि बाबू यहाँ तुमको इनोड सेल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इनोड सेल का वैल्यू गिवन नहीं है, तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनोड सेल। और इनोड सेल इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस इनोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो करना क्या होगा आपको कि सबसे पहले यहां फाइंड करना होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कौन है। तो देखो, Cr से Cr3+ बन रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा, और यहाँ Cr3+ टू Cr मतलब उल्टा दिया हुआ, रिडक्शन दिया हुआ है। चाहिए ऑक्सीडेशन, दिया हुआ रिडक्शन है, तो साइन क्या करेंगे, बदल देंगे, चेंज कर देंगे। 0.74 प्लस रिडक्शन, रिडक्शन आयरन का हो रहा और दिया हुआ भी रिडक्शन ही है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, -0.44, ये आ गया आपका 0.3 वोल्ट। यहां तक क्लियर है। अब आपको नर्स्ट इक्वेशन लगाना है, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन लगाने से पहले आपको यहां सेल रिएक्शन लिखना होगा। जरूरी नहीं कि हर सेल का सेल रिएक्शन लिखे, बट यहां लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, चार्ज बैलेंस नहीं है। आप देखिए ध्यान से, चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा ना। तो आप इसका सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो सर Cr से क्या बन रहा सर, तो Cr से बन रहा Cr3+, ठीक है, और Fe2+ से क्या बन रहा, Fe, तो आप यहां पर ले लेंगे Fe2+ और उससे क्या बन रहा है, Fe। ऐसे सेल रिएक्शन लिखेंगे। दोनों के लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड लिख देंगे और दोनों के राइट साइड वाले को राइट साइड लिख देंगे, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो दोनों का रिएक्टेंट रिएक्टेंट साइड आ गया, ठीक है, और दोनों का जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट साइड चला गया। अब चार्ज बैलेंस करना है आपको, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है। एक ही उपाय दिख रहा ना कि आप यहाँ पर 2 लगा दें और यहाँ पर आप क्या लगा दें, 3। अब उसके लिए आपको फिर यहाँ भी 2 और यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा, इन दोनों को भी बैलेंस करना पड़ेगा ना, भले कोई जरूरत नहीं बट करना पड़ेगा, समझे। ये प्लस
टू थ्री जा प्लस सिक्स और ये टू थ्री जा प्लस सिक्स चार्ज हो गया। एन का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, एन का वैल्यू हो गया 6। अब आप सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। आपको देखिए कंसंट्रेशन भी गिवन है, हाँ आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन पावर में क्या देना पड़ेगा 2, और रिडक्शन के पावर में आपको क्या देना पड़ेगा 3। समझ गया ना, बन जाएगा, बनाइए। अरे बनाओ, कुछ नहीं है, ये तो छोटा छोटा वैल्यू है, लॉग में कहीं जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। ट्राई करो, नहीं बनेगा तो हम हैं बनाने के लिए ना। देखो इनोट सेल 0.3 माइनस 0.06 ही ले लेते हैं बाई 6 लॉग 0.1 है ना, कहाँ गया 0.1 मतलब 10 टू दी पावर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 0.01 10 टू दी पावर माइनस 2 का क्यूब, मतलब 0.3 माइनस 0.01 लॉग 10 टू दी पावर माइनस 2 बाई 10 टू दी पावर माइनस 6। तो 0.3 माइनस 0.1 इंटू लॉग ए बाई बी हो गया, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग 10 टू दी पावर माइनस 2 माइनस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 6। तो भाई 0.3 माइनस 0.01 इंटू लॉग 10 टू दी पावर माइनस 2 इज माइनस 2 लॉग 10, माइनस 2 लॉग 10 हुआ ना, और ये हो गया माइनस 6 यहाँ आया तो क्या हो गया प्लस 6 लॉग 10, मतलब कि 0.3 माइनस 0.01 इंटू माइनस 2 और प्लस 6 हो गया हमारा माइनस 4, वही हुआ ना, प्लस 4, सीधा सीधा 4 हो गया। तो 0.3 माइनस 0.04, हाँ तो 0.26, ठीक है 0.26 आया था। देखो कहीं हो सकता है कहीं माइनर मिस्टेक हुआ होगा इसलिए आंसर नहीं आया, बाकी उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लास का टाइमिंग वापस 3:30 ही रखा जाए क्या, मुझे लगता है वापस 3:30 कर देना चाहिए। धूप के कारण क्लास का टाइम चेंज किए थे, धूप जब से चेंज किए धूप उगा ही नहीं बढ़िया से, बारिश हो जाता है, ठीक है।